अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। सर, सबसे पहले तो शो का आगाज़ करेंगे अफ़सोसनाक खबर के साथ। नौशहरा में मदरसा हक़ानिया में ये जो खुदकुश धमाका और जानी नुकसान देखने में आया, फिर मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत भी। तो इस अफ़सोसनाक वाक़ये को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहेंगे? दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये जो खुद कुछ धमाका है, ये कोई टीटीपी ने किया है। हुँ, क्योंकि हामिदुल और जो जामिया दारुल उलूम हक्कानिया है, ये तो तालिबान की इसको मदर दरसगाह की हासिल है। सारे जो तालिबान हैं, उनमें से 70-80% यहाँ पढ़ कर गए हैं। और बिलखसूस जो हक्कानी तालिबान हैं, जिनमें सिराजुद्दीन हक्कानी, खलील हक्कानी, ये तो हक्कानी लिखते ही इसलिए हैं कि ये दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़ के गए हैं। तो ये अपने हुँ, आप को दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़ने की वजह से हक्कानी लिखते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि टीटीपी ने कोई हामिदुल हक साहब को निशाना बनाया है। ये लड़ाई ज़रूर अफ़गानिस्तान के अंदर की है। ये देवबंदियों और सल्फ़ियों की लड़ाई है। और जो सल्फ़ी हैं, उन्होंने जिनमें दाइश है, आईएसकेपी वगैरह है, वो तालिबान के भी खिलाफ हैं और देवबंदियों के भी खिलाफ हैं। और हामिदुल हक साहब और ये दारुल उलूम हक्कानिया जो है, ये देवबंद मसलक से है और उसका सबसे बड़ा मदरसा समझा जाता है देवबंद मसलक का। और इस मदरसे के खिलाफ, दारुल उलूम हक्कानिया के खिलाफ दाइश ने एक पूरी किताब भी छापी हुई है, जिसमें ये साबित किया हुआ है कि ये जो है तालिबान का गढ़ है और इन्होंने उनके आपस में फ़िरका वाराना लड़ाई है, एक-दूसरे को गुमराह कहते हैं, एक-दूसरे को जो भी कहती हैं। लेकिन इस अफ़गानिस्तान में मज़बूत होती हुई दाइश की ये कार्रवाई है। ये कार्रवाई टीटीपी की नहीं है। ये कार्रवाई ये बता रही है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जो दाइश की लड़ाई है, वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया को निशाना बनाकर, हामिदुल हक को निशाना बनाकर दरअसल अफ़गानिस्तान के तालिबान को मैसेज दिया है कि हमने आपकी मदर इंस्टीट्यूशन और आपकी दरसगाह को निशाना बनाया है। मैं तो हुँ, ये समझता हूँ। और जो इस अफ़गानिस्तान के अंदर आगे लड़ाई है दाइश और तालिबान की, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वैसे तो अफ़गान तालिबान आपस में भी लड़ रहे हैं और हक्कानी और कंधार की जो लड़ाई है, वो इस वक़्त बहुत बढ़ चुकी है। और कुछ लोग कह रहे हैं सिराजुद्दीन हक्कानी भी अफ़गान काबुल छोड़ गए हैं और दुबई चले गए हैं। और इस वक़्त जो मुल्ला याकूब और मुल्ला हैबतुल्लाह की और हक्कानियों की जो लड़ाई है, वो तालिबान को तक़सीम कर रही है और अफ़गान तालिबान कमज़ोर हो रहे हैं उससे। जो इलाके इससे पहले हक्कानियों के कंट्रोल में थे, वो हक्कानियों से वापस लिए जा रहे हैं और वहाँ कंधारी अपनी अपनी फ़ोर्सेस लगा रहे हैं और अपनी फ़ौज लगा रहे हैं। लेकिन इसी तरह जो ब्रिटिश कप्पल काबुल में पकड़ा गया है, उस पर भी कंधारियों की और जो हक्कानियों की लड़ाई है, वो हक्कानियों ने पकड़ा हुआ है और कंधारी उसे छुड़ाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई भी है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई दाइश और तालिबान की लड़ाई है, तालिबान की आपस की लड़ाई है, हामिदुल हक उसका निशाना बने हैं मेरे नज़दीक। और चूँकि वो और ये तालिबान को एक मैसेज दिया गया है हामिदुल हक को निशाना बनाकर। तो बाकी जो पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे गए हुए थे, उज़्बेकिस्तान वगैरह। और जो पाकिस्तान और बार-बार दौरे कर रहा है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में है। अगले माह मार्च में यूएन में अफ़गानिस्तान का वो चार्टर भी ख़त्म हो रहा है जो 9/11 के बाद हुआ था। और पाकिस्तान और चाइना ने एक नया उस पर रेज़ोल्यूशन बनाया है, अमेरिका और कोरिया ने एक अलग बनाया है। पैसे अफ़गान तालिबान के बंद हो गए हैं, मुल्क उनसे चल नहीं रहा और वहाँ काफ़ी मसाइल हैं और उन मसाइल का दाइश फ़ायदा उठा रही है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हमें आज का जो दहशत खुदकुश हमला है जिसमें हामिदुल हक साहब शहीद हुए हैं, उसको एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो लड़ाई है, देवबंदी और सल्फ़ियों की जो लड़ाई है, दाइश और तालिबान की लड़ाई है, और उसके तनाज़ुर में देखना चाहिए। सर लड़ाई जिस तरह बढ़ी है तो हम देखते हैं कि
जो अमरीकी जदीद साख्ता असलहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हम अपना जदीद साख्ता असलहा वापस लेंगे। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, इससे फिर कितना इफेक्ट होगा? देखिए, मेरे ख्याल में असला वापस लेने वाली बात तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बलग्राम बेस वापस लेने की है। हम्म। जो बलग्राम एयर बेस है वो अ- अमेरिका के पास है, और वहां से 1 घंटा का फ्लाइट है चाइना की। और चाइना की सर्विलेंस आसान हो जाती है। चाइना के ऊपर आज टैरिफ भी लगाया है ट्रंप ने। ट्रंप एक तरफ रूस से दोस्ती करना चाहते हैं, दूसरी तरफ चीन से लड़ाई करना चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या दोबारा अमेरिका बलग्राम एयरबेस का कंट्रोल हासिल कर सकता है। क्या चीन और अमेरिका चीन और दूसरे जो ममालिक हैं, रूस वगैरह, अब अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान में बलग्राम एयरबेस लेने देंगे? मैं समझता हूँ असले की इतनी लड़ाई नहीं है। असला हम्म। तो एक सियासी बयानिया है। हम्म। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बलग्राम एयरबेस की, जो ट्रम्प ने की है कि वो एयरबेस लेना चाहते हैं। और उनका ख्याल है कि उस एयरबेस से चाइना पर सर्विलेंस भी आसान है, खित्ते में मौजूदगी भी आसान है, जो बहरी बेड़ों के जरिए बहुत महंगी है और जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लिहाजा असल लड़ाई तो जो तालिबान के उन्होंने पैसे भी बंद किए हैं, वो भी इसलिए है कि वो बलग्राम एयरबेस का कंट्रोल वापस अमेरिकन को दे दें। अब या तो अफगान तालिबान भूख को देखते हुए अमेरिका के साथ डील करें, और फिर जो ट्रम्प है उनसे बलग्राम एयरबेस का कंट्रोल लेकर उनकी इमदाद बहाल करे, और वो कोई डील बनाए, जैसे वो यूक्रेन के साथ डील बनाना चाहते हैं, और जैसे ट्रम्प का है कि वो डील मेकर हैं। तो जो अफगानिस्तान के उन्होंने पैसे तालिबान के बंद किए हैं, वो अब ये नजर आ रहा है कि वो बलग्राम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। और जो भी आगे अफगान तालिबान से डील होगी वो बलग्राम एयर बेस के तनाजुर में होगी, कि अगर तो अफगान तालिबान वो एयर बेस देने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर अमेरिकन खुद को उस एयर बेस तक महदूद कर लेंगे। बस उस एयर बेस का कंट्रोल वो अपने पास रखना चाहते हैं, और वहां जहाज उनके उतरेंगे, उसका उसकी सिक्योरिटी उनके पास होगी और सब कुछ होगा, और अफगान तालिबान से एक होगा कि वो उसको पुरअमन रहने देंगे। अगर वो नहीं देते हैं बलग्राम एयरबेस, और चीन को बहुत तहफुजात होंगे बलग्राम एयरबेस देने पे, तो ये अब आगे जो अफगानिस्तान में लड़ाई है वो मुझे बलग्राम एयरबेस की लड़ाई लग रही है। और इसीलिए दिलचस्प। दाइश को मजबूत करके अफगान तालिबान को कमजोर भी किया जा रहा है, ताकि उनसे बलग्राम एयरबेस की बात की जा सके। तो नाजरीन, ये तो थी एयरबेस और आज के जो खुदकुश धमाका थी उसकी कहानी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सर आईनी अदालती मामलात को लेकर। तो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी दी गई है, और जजेस की तादाद में इजाफे को आप कैसे देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में? देखें, एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट में 4 सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में एलिवेट किया गया है। हम्म। पहले 8 जजेस जो थे वो डायरेक्ट हाई लॉयर से लगाए गए थे, और मताहत अदलिया में बहुत बेचैनी थी कि एक भी सेशन जज को प्रमोट नहीं किया गया था। और मैं समझता हूँ जो लाहौर हाई कोर्ट बार वगैरह के इलेक्शंस हैं उनमें भी जो भून ग्रुप और आजम नजीर तारड़ साहब को इसका जो फ्लैशबैक है, बैकलैश है, वो सहना पड़ा है। लेकिन मैं एक और असूली बात करता हूँ। मेरे तो ख्याल में हाई कोर्ट्स में 90% एलिवेशन जो है वो मातहत अदलिया से होनी चाहिए। हम्म। आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन जजेस जो हैं वो प्रमोट करने चाहिए हाई कोर्ट में। उनको जुडिशरी का एक तजर्बा होता है कई साल का, उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस देखा होता है, ट्रायल किया होता है, उनको काम का तजर्बा ज्यादा होता है, वो हाई कोर्ट के बेहतर जज साबित हो सकते हैं बनिस्बत वकला के, जिन्हें आप डायरेक्ट ला कर एडिशन लगाते हैं और उन्हें कोई जुडिशियल प्रोसेस का तजर्बा नहीं होता, कोई केस सुनने का तजर्बा नहीं होता, और वो फिर क्या करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि उल्टी गंगा बह रही है और ज्यादा वकला आते हैं, और मतहत अदलिया से जजेस को कम लिया जाता है हाई कोर्ट में एलिवेशन में। और आप देखिए ना, एलिवेशन जो है वो इतनी लेट और इतनी देर से होती है कि कोई सेशन जज ये सोच भी नहीं सकता कि वो कभी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनेगा, या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनेगा, क्योंकि वो जब एलिवेट होता है तो वो वैसे ही उसकी 1-2 साल सर्विस रह गई होती है। अगर एलिवेशन बर वक्त हो, 40-45 साल की उम्र में एलिवेशन हो, तो सेशन जजेस को भी ये चांस मिलेगा
कि वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के बन सकें, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकें। लेकिन हम अपनी मातहत अदलिया के जजेस को ये चांस नहीं देते। मेरे तो ख्याल में इस सारे प्रोसेस में मातहत अदलिया के जजेस का तनासुब भी ज्यादा होना चाहिए और उनकी एलिवेशन की जो तरीकाकार है उसको आसान बनाना चाहिए। अब दूसरा, आज आईनी बेंच में 5 नए जजेस लगाए गए हैं और अब आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 के करीब हो गई है, पहले 8 थी। मैं समझता हूँ इसके दो वजूहात हैं। एक तो आप ये देखें कि पिशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया हुआ है कि 60 दिन में केपी में सेनेट के इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि केपी की सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए हुए। अब वो 60 दिन में होने हैं और इलेक्शन कमीशन का मौकफ है कि हमने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की अपील की हुई है, सुप्रीम कोर्ट उस नजरसानी की अपील का फैसला करे। मेरे ख्याल में एक तो वो नजरसानी की अपील लगनी है, उसके लिए एक लार्जर बेंच चाहिए था कि वो लार्जर बेंच उसका फैसला करे। तो मैं समझता हूँ कि उस वो अब ये 13 रुकनी जो आईनी बेंच है उसको सुन लेगा, मखसूस नशिस्तों की नजरसानी को, और वो फैसला भी हम देख सकते हैं अगले 1 माह में, 15 दिन में आते हुए। और फिर 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, हम्म। वो भी सुना जाना है। तो इन दो के लिए 5 जजेस मजीद लगाए गए हैं, क्योंकि ये दो बड़े केस अब आईनी बेंच के सामने मुझे आते हुए लगते हैं, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस के बाद। तो अब अगर तो मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है, तो फिर तो केपी असेंबली का मंजरनामा जो है वो बदल जाएगा काफी हद तक, क्योंकि वहाँ अपोजिशन को सारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। फिर परवेज खटक साहब को एडवाइजर बनाया गया है, तो फिर तो केपी में कोई खेल वेल बन सकता है आदम एतमाद का या फॉरवर्ड ब्लॉक का, पीटीआई का और नए चीफ मिनिस्टर का। लेकिन ये मखसूस नशिस्तों की नजरसानी के ऊपर बहुत सारा पाकिस्तान का मंजरनामा है। अगर वो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं तो फिर उनकी कौमी असम्बली में 2/3 भी बन जाएगी, और उस 2/3 के नतीजे में हम मजीद आईनी तरमीम भी देख सकते हैं जो जो पहले नहीं हो सकी। फिर शायद फजलुर रहमान साहब के वोटों की इतनी ज्यादा जरूरत ना रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आईनी बेंच ने आगे दो केस सुनने हैं, ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को काफी वाजे कर देंगे। पर आगे बढ़ेंगे और टॉपिक की जानिब आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो तनकीद की जा रही है कि विफाकी काबीना में वुज़रा की तादाद बढ़ागी, क्या फायदा होगा, एमवी बढ़ाई गई है तादाद, और ये तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, नवाजिशें हो रही हैं, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसकी तादाद हो गई है 50। हम्म। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उनकी कैबिनेट की तादाद थी 56। हम्म। तो अभी भी शहबाज शरीफ की काबीना जो है वो इमरान खान की काबीना से तो छोटी है। काबिल। अगर पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं तो वो बताएं कि इमरान खान के काबीना की तादाद कितनी थी 2022 में, जब वो मुल्क के वजीर आजम थे। तो उस वक्त वो तहरीक इंसाफ की काबीना की तादाद कितनी थी? 56 थी। हम्म। 19 तो मावनीन खसूसी थे, मुशीर थे, वजीर थे, और पीटीआई ने अपने दौर में कुल 85 लोगों को वजीर बनाया। तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ की कैबिनेट तो अभी भी इमरान खान की कैबिनेट से तो छोटी है। फिर यानी अगर मैं पीटीआई के यूट्यूबर्स और पीटीआई के लोगों की तनकीद का जवाब दूं तो फिर मैं उन्हें कहूं कि यार जरा साथ इमरान खान की काबीना से मुवाजना कर लें, क्योंकि हम्म। सियासत जो खेल है ना वो मुवाजने का खेल है, कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है। इसमें आइडियलिज्म कुछ नहीं होता। आपने एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करके बेहतर और बुरे की तलाश करनी है। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस से ही कारकर्दगी का जायजा लेना है, किसी की बुरी है किसी की अच्छी है, ये जांचने का तरीका भी एक तजिया है ना, कि आप उससे उसका मुआवजा कर लें। तो अगर हम्म। काबीना की तादाद का मुआवजा भी करना है तो फिर इमरान खान की काबीना का और शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद का मुआवजा कर लें। तो फिर शहबाज शरीफ की काबीना आज भी इमरान खान की काबीना से छोटी है। मैं इस बात की दलील नहीं दे रहा कि काबीना बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। मुल्क को चलाने के लिए जितनी काबीना की भी जरूरत है वो होनी चाहिए। 2-4 वजीर कम ज्यादा से आप लेकिन अभी रेलवे का कोई वजीर नहीं है, अभी रेलवे को वजीर मिलना चाहिए। और हम्म। हेल्थ का कोई वजीर नहीं है, हेल्थ को वजीर मिलना चाहिए। हम छोटी काबीना रखने के चक्कर में एक एक वजीर को 4-4 वजारतें दें और काम कोई ना हो। मैं उसके हम्म। हक में नहीं, इतना बड़ा मुल्क है, 4-6 वजीर कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादा को 4-6 वजीर कम बनाने से या 4-6 वजीर ज्यादा बनाने से मुल्क की मईशत को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अगर किसी बंदे का ये ख्याल है ना कि आप 6 वजीर कम कर लेंगे तो पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की कर लेगा, ऐसी बात नहीं है।
और 6 वजीर ज्यादा बनाने से मुल्क की मईशत डूब जाएगी, तो ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, बात कारकर्दगी की है। लेकिन जो दोस्त आज तनकीद कर रहे हैं, वो इमरान खान की 2022 की काबीना की तादाद निकाल लें और आज शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद निकाल लें, दोनों का और फिर मुआवजा कर लें, उन्हें समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।